अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? शान सहूर की एक और पहर हम आपके सामने हैं। कितनी जल्दी जल्दी माशाल्लाह रमज़ान आगे बढ़ते जा रहे हैं, यकीन माने। हालांकि ऐसा होता था हर दफ़ा जब रमज़ान आगे बढ़ता था तो कभी कभार आप जब खा पी नहीं रहे होते, इबादत कर रहे होते, आपको दिन बहुत लंबे लग रहे होते हैं, पर पता नहीं क्यों इस रमज़ान मुझे वो एहसास, वो प्यास का एहसास, वो दिन का एहसास, वो थकन का एहसास महसूस होने का टाइम ही नहीं मिल रहा। इतनी तरह ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें फंसी हुई हैं कि उनको सुलझाने के चक्कर में और फिर सारी इबादत और रोज़ा और ये सारी चीज़ों के पर ना, मतलब इस सब सारी चीज़ों के सिनारियों में मुझे लग रहा ही नहीं है कि दिन कैसे गुजर और ठंडे भी हैं रोज़े। वरना जब भी ज़्यादातर रोज़े आते हैं तो एक गर्मी की एक लहर होती है। वैसे आज मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। जो नाजरीन मुझे देख रहे हैं ना, मुझे उनसे एक शिकायत है और ये पर्सनल शिकायत है मेरी। और वो शिकायत क्या है, जो भी शख्स पौधा उगाता है, पौधा लगाता है ना, और वो जब दरख्त बनता है तो जितनी मेहनत उस शख्स ने की होती है उस पौधे को दरख्त बनाने में, पानी देना, खाद लगाना, बीज बार बार चेकिंग करना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब आगे चल के जो उसकी जनरेशन्स हैं उनको वो दरख्त मिलता है, उस दरख्त पर फल खाते हैं वो, तो उसके बुज़ुर्गों ने तो मेहनत की ना। अगर उसको फल मिल रहा है तो उसके बुज़ुर्ग वही फल लगा के गए। बहुत सारे लोगों को उनके वालिदैन प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं और फिर उनकी पूरी ज़िंदगी सुकून में गुजरती है। ऐसा ही है ना। उसी तरह जब जिस घर में अगर आप देखते हैं कि टीचर्स होते हैं, पढ़ाई का माहौल है, लेक्चरार्स हैं, सो आगे चल के ऑटोमेटिकली उनके बच्चों के ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं, क्योंकि माँ बाप को भी वो पढ़ते हुए देखते हैं और वो गुफ्तगू उसी तरह की घर में हो रही होती है, तो बच्चे भी कहते हैं, हम बड़े होके ज़्यादातर घरों में ये देखा गया, हम टीचर्स बनेंगे, हम लेक्चरार बनेंगे, हम पढ़ाई PhD करेंगे, हम ये। फिर अगर आप देखेंगे डॉक्टर्स का घराना है, ख़ानदान में इतने डॉक्टर्स हैं, मियाँ बीवी भी डॉक्टर है, तो बच्चे चाहे बचपन में कुछ भी कहेंगे, नहीं नहीं भाई हम तो नहीं बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। लेकिन ज़्यादातर आप देखें बड़े होते होते जब उनको सेंस आती है और अब्बा ने बड़ी मतलब मेहनत और मुशक्क़त से क्लिनिक या कुछ ऐसा सेटअप बनाया होता है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली यही चूज़ करते हैं कि वो भी डॉक्टर बने, ताकि वो जो दरख्त उनके बाप ने लगाया या वो क्लिनिक उनके बाप ने बनाई है, वहाँ वो आराम से एज डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर सकें कि अपना ही काम है। ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है। उसी तरह कोई भी बिजनेस हो, आप मेमन्स को देखते हैं, उनके छोटे से बच्चे को बिजनेस की सेंस होती है क्योंकि उनके घर का वो माहौल होता है। सो ऑटोमेटिकली जो माहौल मिलता है बच्चा उसमें ढलता है। सो ये जो नेपोटिज्म, जैसे ही आप किसी भी सेलिब्रिटी के बच्चे को देखते हैं तो वहाँ एक लेबल लग जाता है नेपोटिज्म। हाँ भाई, इनको तो कुछ करना नहीं पड़ा, इनको तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, इनको तो हर चीज़ ट्रे में मिल गई, और हाँ इनको नहीं मिलेंगे रोल्स तो और किसको मिलेंगे। इतनी सारी बातें सुनने में आती हैं। अब मेरे माँ बाप का भी ताल्लुक़ किसी फील्ड से था, लेकिन मैंने फ़िज़िक्स पढ़ा, होटल मैनेजमेंट किया, करते कराते मैं आखिरकार यहीं आ गई। और इसी तरह मेरे बच्चों का भी यही है कि कुछ भी कर लें, उन्होंने अपने वालिद को देखा, अपनी अम्मी को देखा, तो वो होते होते कुछ भी वो पढ़ेंगे, आखिरकार उनके दिमाग में, क्योंकि हमारे घर में इसी तरह की गुफ्तगू होती है, वो शॉट देखो, वो ड्रामा देखो, वो फिल्म देखो, वो एक्टिंग देखो, तो वो सारी चीज़ें बच्चे ग्रास्प करके वही चीज़ पिक कर लेते हैं। उसी तरह अक्सर सिंगर्स के बच्चे उन सुरीले होते हैं क्योंकि उनको बचपन से टेक्निकल सारी चीज़ें पता होती है। अब्बा को बात करते हुए, अम्मा को बात करते हुए सुना, तो ऑटोमेटिकली ये हमारी जीन्स में चली जाती हैं चीज़ें। सो नेपोटिज्म क्या है ये, क्यों जब डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, जब टीचर का बच्चा टीचर बनता है, तो सिंगर हो या एक्टर हो या डायरेक्टर हो, उनका बच्चा भी उन्हीं की फील्ड इख्तियार करना चाहेगा। ज़्यादातर ऐसा होता है। सो मतलब कामयाबी हर एक की नसीब में नहीं होती, ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर मैं इतने बड़े अमजद खान इतना बड़ा एक्टर था, उसका बेटा नहीं कामयाब हो सका। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनके बच्चे वो नाम नहीं बना सके। मगर अगर किसी बच्चे ने वो नाम बना लिया तो उसको ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ भाई नेपोटिज्म। मैं बहुत माइंड करती हूँ सीरियसली इस चीज़ को। मैं नाजरीन को आज प्रॉपर ये लेक्चर देने से मैंने इब्तिदा की है। बहुत सारी हम नसीहतें कर रहे थे, आज एक नसीहत
अपनी तरफ से ही सही। वैसे नसीहतों से पेट नहीं भरता क्योंकि खाने से पेट भरता है, और हमें हमारा पेट भरने के लिए नौरीन अंसारी हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक बिल्कुल निदा, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। मैं आज बड़ा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मेरी थोड़ी नींद भी पूरी हुई है। हाँ मेरी भी नींद पूरी। हाँ, और कपड़े भी थोड़े हल्के हल्के से हैं, अच्छे लग रहे, बहुत कंफर्टेबल है, सो कूल कलर है, तो ऑटोमेटिकली आपकी मिजाज पे असरअंदाज होता है। बिल्कुल। और रेटिंग्स भी अच्छी आ रही हैं। असल में ये ग्लो, असल में ये खुशी उसी चीज़ की है एक्चुअली। रात को रेटिंग्स, जो मॉर्निंग वाले लोग हैं, अगर वो रात को रेटिंग ले आए तो नारे लगाने का दिल चाहता है। क्या बगा रही हैं आप, क्या खिला रही हैं? आज हम बना रहे हैं नेस्टी चिकन पकौड़े। नेस्टी मीन्स ये मैंने समोसे की पट्टी को इस तरह श्रेड किया हुआ है। हाँ। थोड़ा सा घोंसला टाइप लुक आएगा। अच्छा। उसमें उस पे पकौड़ा होगा, उसके ऊपर घोंसला सा होगा, तो वो नेस्टी लुक। घोंसला का घोंसला चिकन के साथ होगा वो, और हाँ। आलू के साथ होगा। अच्छा। ठीक है, वो है। और एक हम बना रहे हैं श्रीलंकन करी, अंडों के साथ बना रहे हैं, अंडे एंड आलू, लेकिन उसमें कोकोनट मिल्क मैं ऐड नहीं करूंगी, लेकिन वो श्रीलंकन है, बहुत मजे की, राइस के साथ खाएंगे उसको। ये थोड़ा सा कोई डाइट फूड है, क्योंकि जो इस वक्त हमारे पास मेहमान आने वाले हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी बहुत खाना खाया है। अच्छा। लेकिन अब जो है वो सूंघते हैं खाने को बस। तो बस अभी डाइट तो कुछ नहीं, अपने आप से ज्यादा प्यार हो गया। हाँ, बस खाने से ज्यादा। निदा बस ये कि कोकोनट मिल्क मैं ऐड नहीं करूंगी। वैसे नॉर्मल करी होगी तो उसमें मोटापा नहीं है। अच्छा। और ऑयल भी कम है। हाँ। थोड़ा सा बटर में बनेगा। हाँ। ठीक है, तो ये डाइट लोगों के लिए बेस्ट हो जाएगा। हाँ, जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं। हाँ। और एक हम ड्रिंक बना रहे हैं फ्रेश लाइम। हाँ, तो वो उसके साथ पी लेंगे तो डाइट वैसी हो जाएगी। ये देखो ना, पी के हिल लो ना, मतलब डाइट हो गई। ऐसी कोई होती ना चीज कि सब कुछ खा ले, जो टेबल पे पकौड़े हैं, समोसे हैं, जो मजे मजे की चीजें अफ्तार में होती हैं, सब खा ले, उसके बाद कुछ पी ले, हजम हो जाए। एग्जैक्टली। वाह, ये वो लोग जिनकी काठी होती है ना, जिनको कुछ लगता ही नहीं है, कुछ भी खा लें, वो इतनी ब्लेसिंग है ना अल्लाह ताला की तरफ से, मतलब रश्क आता है उनके वाकई, है ना? जी, आज हमारे पास एक बहुत ही ख़ास मेहमान है, बहुत टैलेंटेड, और ये टैलेंट इनको जीन्स में मिला है। जब वालिदैन टैलेंटेड होते हैं, सो कहते हैं ना, शक्ल सूरत अच्छी होती है तो वो तो नकूश मिल ही जाते हैं, लेकिन जब टैलेंटेड वालिदैन होते हैं तो बच्चे को जीन्स में मिलता है ये सब उनकी तरफ से, मगर फिर उसको उस टैलेंट को पॉलिश करके आगे लाना पड़ता है। सो एक ऐसे ही बच्चे ने, जो टैलेंटेड माँ बाप का बच्चा है, लेकिन उसने अपने बल पर खड़े होके वो मेहनत मुशक्क़त की और अपना एक सेपरेट अलग नाम बनाया। सो शुरू में हम उनको कहते थे ज़ेबा बख्तियार का बेटा, अदनान समी खान का बेटा, लेकिन आज दिल चाहता है ये कहने का, ज़ेबा बख्तियार अज़ान समी खान की वालिदा हैं। अज़ान समी खान के वालिद अदनान समी खान हैं। सो ये वाली चीज़ जब माँ बाप सुनते हैं तो उनका फ़ख्र से सर बुलंद हो जाता है। और इसी तरह मैं वालिदा से मिलती हूँ तो मुझे उनकी वालिदा की आंखों में वही फ़ख्र नज़र आता है, क्योंकि अज़ान ने उन्हें ये फ़ख्र दिया है अपने टैलेंट से। एक छोटे से ब्रेक के बाद अज़ान से होंगी बहुत प्यारी सी बातें। बड़ी मुश्किल से वो मिलते हैं, साल में एक दफ़ा कभी कभी हमें मिल जाते हैं, और आपको भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके किए हुए सवालों के देंगे आज वो शान सहूर में जवाब। छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और मेरे पास एक बहुत प्यारे गेस्ट मौजूद हैं, जिनकी ना सिर्फ गाने में मज़ा आता है, जिनकी ना सिर्फ कॉम्पोजिशंस में मज़ा आता है, बल्कि उनकी बातों में भी बहुत मज़ा आता है। और जब मैं ये कहूँ कि इतनी मेहनत से वो यहाँ तक पहुँचे, तो जो उन्होंने इस छोटी सी उम्र में अभी तक किया है, उसका एक पैकेज हमने तैयार किया है। तो आइए मिलकर देखते हैं और फिर उनको बुलाते हैं यहाँ पे। हमारे ये मेहमान बतौर म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और एक बासलाहियत अदाकार के तौर पर जाने जाते हैं। सो आइए वेलकम करते हैं हमारे आज के टैलेंटेड मेहमान अज़ान समी खान। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? ऐसा लग रहा है ईबू आ रहा है। इतना मैं बिल्कुल ठीक था, आपको देख के मुझे वाकई ईबू बहुत याद आ रहा है। ईबू उनके बेटा, मेरा बेटा है। हाँ? और ये मेरे लिए एक बहुत फख्र की बात है ना। ये एक रमज़ान का तोहफा आपके लिए। थैंक यू सो मच।
ये मेरे बड़े काम आने वाला है। हाँ बिल्कुल, योलो स्मार्ट वॉच डिजाइनर कलेक्शन प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस, ये ईबू भी पहन सकता है। बिल्कुल, है ना? थैंक यू सो मच। और ये लिली के लिए भी हो सकता है। ये बाय हिमानी, WB बाय हिमानी की तरफ से रमज़ान का तोहफा आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। कैसे गुजर है आपके रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब लाइक काम चल रहा है? शूट चल रही है। इस रमज़ान में भी शूट चल रही है या कोई आपको टाइम मिला अपने आप को टाइम देने के लिए? इतना बिजी थे आप पहले? कुछ पहला अशरा थोड़ी बहुत शूट चल रही है। अच्छा। उसके बाद अब जो है एक ब्रेक है। हाँ। और मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ। ओए होए। क्योंकि मेरे लिए रमज़ान फैमिली के से दूर रहना ना ज़रा मुझे अजीब सी घबराहट बहुत सारा प्यार दीजिएगा लिली को भी और इबू को भी, दोनों को भी। मैं अब अगर नाजरीन को पता, मैं इनके बच्चों को इस तरह जानती हूँ कि बलाज और इबू जो आपके बड़ा बेटा है ना, वो दोनों क्लास फेलो, उन्होंने अपनी पढ़ाई का आगाज़ इकट्ठे किया है एक ही स्कूल से, एक ही क्लास से। ऐसे ही है। अभी जब भी हमारी बात होती है तो जब वो बात करता है ना कि इबू की बर्थडे, मेरी बर्थडे आ रही, किसको इनवाइट करना है, हाँ। तो लिस्ट पे बलाज इज ऑलवेज नंबर 1। हाँ, क्योंकि ऐसा होता था ना कि वो कभी वो हमारे घर पे होते थे और कभी बलाज, ज़्यादातर बलाज उनके घर में ही होता था ऐसे ही जब वो यहाँ थे। बिल्कुल बिल्कुल। सो तो मैं बहुत याद करती हूँ और बलाज भी उन्हें बहुत याद करता है। सो आप तो अब कल जो है रवानगी आपकी बच्चों के पास। हाँ। रोज़ा होगा, बच्चे होंगे इंशाल्लाह। हाय हाय, बच्चे अभी शुरू हुए हैं रोज़ा रखना या थोड़ी सी प्रैक्टिस आहिस्ता चिड़िया रोज़ा टाइप माहौल है। Cute। ईबू चाहता है कि वो ज़रा सख्त हो जाता है कि नहीं मैं रखूँगा। हाँ। लेकिन वो आपने देखा हुआ है कि वो खाने पीने में थोड़ा सा उसको खिलाना पड़ता है। वो उन बच्चों में से जिनको आप खाना चोर कहते हैं। तो इसलिए वो हमेशा से ऐसे ही था। एथलेटिक है, फुटबॉल खेलता है, बहुत हैपनिंग है, वो हाइपर है। ऐसे ही है। तो उस वजह से हम ज़रा घबराते हैं कि वो अगर रखेगा उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। इस साल मैंने लिली को बोला है अच्छा कि अब तुम आधा रोज़ा तो रखोगी। अच्छा। तो दोनों एक्साइटेड है कि आप आएंगे तो आपके साथ रखेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। आपने जब आप छोटे थे तो किस एज से आपने रोजे रखना शुरू किए थे? आई थिंक ईबू की ही एज में 8-9 साल में कोशिश की थी। फिर वो अम्मा के पास जाता 12-1 बजे के, थोड़ा सा पानी पी लूँ तो टूटेगा तो नहीं। फिर थोड़ा सा कुछ खा लूँ तो लेकिन उस एज में शौक चढ़ा था। आई थिंक हमारे यहाँ इतना खूबसूरत माहौल बनता है, एक पूरी एनवायरनमेंट बन जाती है। सबकी वो टाइमिंग भी सबकी उल्टी हो जाती है। रात के 4 बजे तक सब जाग रहे होते हैं। एक फेस्टिव टाइम जो बनता है ना पाकिस्तान में, तो उस वजह से आई थिंक और आप चाहते हैं कि आप इन्वॉल्व हों। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं रोज़े ना रखूँ या मुझे लगता है कि मैं उस फेस्टिवल का हिस्सा ही नहीं हूँ। तो आई थिंक वहाँ क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं रहते, तो मेरा बड़ा ये है कि दे शुड बी इन द एनवायरनमेंट, ताकि उनको भी हमारे कल्चर से, हमारी चीज़ों से, हमारे मज़हब से लगाव बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सोचा था आज मैं ना ज़ेबा जी को एक खैराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। मैं सच्चे दिल से क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मैंने आपको बहुत करीब से मैं जानती हूँ इस तरह के, ज़ाहिर है हमारे बच्चे आपस में पढ़ते थे साथ। सो मैंने ये देखा कि उन्होंने कितना अच्छा बेटा रेज़ किया है। थैंक यू सो मच। ये ज़ेबा जी के लिए, आपके लिए नहीं, आप थैंक यू कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब मेरे वालिदैन की कोई तारीफ़ करता है तो मुझे लगता है कि मेरे लिए खुद से ज़्यादा तो खुशी होती है। हाँ ये तो है। अक्सर ऐसा होता है, हम ये सोचते हैं कि जब माँ बाप अलग हो जाते हैं और बेटा जो है वो बाप के बगैर पलता है, सो वो ना ट्रैक से उतर जाता है, वो दीन दुनिया मतलब वो कुछ उलझ सा जाता है वो कभी कभार। इसीलिए बहुत सारी फैमिलीज़ बुरी शादी में भी गुजारा करती रहती हैं कि है हमारे बच्चे जो है वो दर बदर ना हो जाए। लेकिन उन्होंने जिस तरह आपकी परवरिश की है, खुद भी काम करती रही हैं और आप ट्रैक पे रहे हैं और छोटी सी उम्र में माशाल्लाह नाम बना लिया। और मैं कहूँगी ये मेरा ख्याल से आपने अपने बिरते पे बनाया है, क्योंकि पहली बात तो किसने कहा मैं ट्रैक से उतरा नहीं, किसी पॉइंट पे उतरा हूँगा। आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा जो नहीं, अब जो रिजल्ट सामने है, अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ा सा पटरी पे हूँ। लेकिन मेरा मतलब बहुत लोग दोस्त यार बोलेंगे तुम कौन से पटरी पे हो, तो अगर वो देख रहे हो। लेकिन क्योंकि अब्बा का रोब होता है ना तो बेटे जरा काबू में रहते हैं, मतलब अम्माओं को मेरी थोड़ा अम्मा का रोब आपने किसी ने देखा नहीं है। किसका? मेरी अम्मा का रोब। वही मैं कह रही हूँ वो बहुत ज्यादा है। अगर अम्मा को फिर भी थोड़ा सा मामू बना लेते हैं बच्चे, मतलब मैं तो बहुत काइंड हो जाती हूँ। कहाँ ये अम्मा है जिनको आप मामू बना सकते हैं? मेरी तो नहीं है। अगर और कोई जानता है बनाना अम्मा को मामू ना, मुझे कोई कॉल करके सिखा दे प्लीज, क्योंकि मैं नहीं बना सका। अच्छा, बिल्कुल डिसिप्लिन और बिल्कुल थानेदार नहीं है वो? नहीं, थानेदार बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन
उन्होंने एक चीज़ हमेशा मुझ में डाली थी कि मैं उनको डिसअपॉइंट ना करूं। अच्छा। तो वो डांट से ज़रा ज़्यादा खौफनाक होता है कि वो ऐसे नहीं करती थी बचपन में, आपसे नाराज हो जाती थी कोई? चुप हो जाती थी। ओए, और वो आपसे बर्दाश्त नहीं? हाँ, कोई एक लुक आती थी और चुप हो जाती थी। हाँ। और ये आप नहीं चाहते क्योंकि आपको एज अ बेटा पता होता है कि मेरी वालदा ने कितनी सेक्रीफाइस की है मेरे लिए। हाँ, और आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ खुदा के बाद उनकी वजह से पहुँचा हूँ। और उनकी, क्योंकि देखिए मैं उस एज में हूँ और मैं उस जनरेशन में हूँ कि मैंने वो आपका पैदा होना, आपका बचपन, वो सारी चीज़ें मेरे सामने, शो बिजनेस में मेरे वालिदैन थे उस वक्त और ज़ेबा जी से हमारी तब से भी कनेक्शंस थी, तो वो सब चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। तो वो जानते हुए वो जानते हुए मुझे लगता है ना कि आप डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। हाँ। क्योंकि आपको पता है, सिर्फ आपको नहीं पता है, सबको पता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। तो फॉर मी दैट इज़ ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट कि जब इन टर्म्स ऑफ इखलाक वालदा का, और फिर जहाँ तक म्यूज़िक की बात होती है या काम की बात होती है, तो जहाँ तक जिस तरह का एक स्टैंडर्ड मेरे वालिद साहब ने सेट किया है अपने काम के थ्रू, उसको मेंटेन करना, डंडी नहीं मानना। चाहे कम काम करूँ लेकिन वो एक इंशाल्लाह कोशिश है कि एक मयार का हो। हाँ। अच्छा देखिए, जैसे आप अभी जा रहे हैं, इबू से मिलने जा रहे हैं आप, उनका वो जो ये माइलस्टोन्स होते हैं कि कब उसने चलना सीखा, कब वो खाया, कब वो बोला, वो सारी चीज़ें आपने देखी। और अभी भी आप वक्तन फ़वक्तन मैं देखती हूँ आप इबू और लिली से मिलने जा रहे होते हैं। सो ये सब चीज़ें आपने मिस की हैं अपने बचपन में जब आप इतने छोटे थे। सो आपने अपने वालिद का वो कर्ब जो कहते हैं, जो कुर्बत है, वो महसूस की है? देखिए कुछ चीज़ों में की है बिल्कुल। तो अम्मी कैसे वो बैलेंस करती थी दोनों चीज़ें? देखिए जो भी मेरे वालिदैन के मसाइल हुए थे ज़िंदगी में, आई थिंक कि वो अल्लाह ताला की एक आजमाइश कह लें, एक लेसन कह लें, जो भी था, मैं उसको हमेशा वैसे देखता हूँ। मुझे लगता है कि आज जो मेरे वालिद साहब के साथ ताल्लुकात माशाल्लाह हैं, दे मेक अप फॉर इट, यू नो। एंड आई थिंक कि आज अगर मैं एक वालिद हूँ, जैसा भी हूँ, उन एक्सपीरियंसेस की वजह से हूँ। मेरे लिए अगर वो चीज़ें, अगर मेरे वालिद साहब उस वक्त में, उनकी भी मजबूरियाँ थीं और वो मैं समझता हूँ, लेकिन वो आज एक वालिद के तौर पे समझता हूँ। मे बी अगर मैं एक पेरेंट नहीं होता तो मैं उनकी मुश्किलात नहीं समझ सकता। जैसे होता है ना कि जब खुद वालिद बनता है तब आप समझते हैं कि अच्छा आपको क्या इश्यूज थे। तो वो है। दूसरा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सोफ़ी ने जो बहुत मेहनत करती है कि जहाँ पर मैं कोई मोमेंट मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल बैक एंड फोर्थ कर रहा होता हूँ, वो मुझे इन्फॉर्म्ड रखती है। अजान ये हुआ है अभी, एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। सोफ़ी इबू और लिली की वालदा है। अगर किसी को नहीं पता तो मैंने कहा मैं तो वो बहुत द क्रेडिट गोज़ टू हर। वो तो उनके लिए जीती मरती है वो तो शी विल ऑलवेज, मतलब कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ होगी, शी विल नेवर लेट मी फील कि मैं मिस कर रहा हूँ। एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि चाहे आपकी रिलेशनशिप में भी ना चले, लेकिन उसमें एक एहतराम, एक दूसरे के लिए एक रिस्पेक्ट रखना, एक दोस्ती रखना पॉसिबल है। और ये कितनी अच्छी चीज़ है, बच्चे भी वो चीज़ पॉजिटिवली ले रहे हैं, क्योंकि अगर शुरू से ही बच्चों को नेगेटिव करना शुरू कर दें तो फिर वो बड़े होके फिर वो वाली चीज़ है कि मैं अब आपको देखती हूँ कि आप अपने अब्बू को, मैं देखती हूँ आप अपने इंस्टा पे विश करते हैं, अलग अलग चीज़ें उनको लिखते हैं आप, क्योंकि वालिद बनने के बाद ज़ाहिर है। लेकिन मैं अगर ये पूछूं कि जिस एज में लिली और इबू हैं, उस एज में आपने क्या क्या चीज़ें मिस की जिसकी वजह से आपको एज सच ये लेसन मिला जो हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं अभी, और शायद आपकी वो सारी चीज़ों से उनके लिए कोई लर्निंग बन सके कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ क्या करना है। जब एक वालिद आपकी ज़िंदगी में चाहे कुछ अरसे ना हो, मेरे आज वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह हैं, और जो मैं एज आई सेड, मैं ये दिल से कहता हूँ, ये कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं है कि ही मेक्स अप फॉर इट, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। लेकिन ऑफ कोर्स एक वालिद का जो रोल होता है वो एक सेफ्टी सिक्योरिटी का होता है। आपके अंदर एक फियरलेसनेस आती है कि आप दुनिया को टेक ऑन कर सकते हैं कि मेरे अब्बा हैं। मेरी अम्मा ने बहुत कोशिश की है वो रोल निभाने की, लेकिन एक बेटे के लिए एक अम्मा बहुत एक नाजुक चीज़ हमेशा रहेंगी। मेरा हमेशा दिल होगा कि मेरी अम्मा को कुछ भी ना हो, मैं कुछ भी उनके मसले हल कर सकूं, और मैं करूं उनकी सारे मसले, कुछ करना ही ना पड़े। लेकिन वो जो एक धड़ल्ला होता है ना वालिद का कि मेरे अब्बा हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो आप मिस करते हैं। आपके अंदर वो फियरलेसनेस नहीं आती। एंड स्कूल में जैसे बच्चे जा रहे हैं तो वो वाली आप डरते हैं, थोड़ा सा आप डरते हैं कि मैं अगर मैंने फड्डा कर दिया तो कौन आके, और अगर अम्मा आएंगी तो अम्मा तो उनको लगेगा कि मैंने कोई परवरिश गलत की है कि ये लड़का इस तरह की चीज़ें कर रहा है। तो इट्स अ बिट लाइक दैट। उसके अलावा बहुत सारे
चीज़ें जिस तरह स्पोर्ट्स हो गए, वो चीज़ें हो गई जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैं और इबू क्रिकेट और एग्जैक्टली वो सारा खेलना आपस हाँ, में, तो बॉन्डिंग, साइकिल चलाना। मैं और इबू बहुत जैसे फुटबॉल में, क्रिकेट में, वो मुझसे हमारी डिस्कशंस होती हैं कि अब इस टीम में ये प्लेयर चला गया, वो हो गया, तुम किसको सपोर्ट करते हो, ये सारा कुछ चलता है। तो वो मे भी मैंने कुछ अरसे मिस किया होगा, बट अल्लाह ताला की मसलियत थी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड वही वेल मैं कहती हूँ ना कि रिजल्ट जो है वो अजान सामने है हमारे, माशाल्लाह। इतनी सी एज में इतने बड़े कंपोज़र, इतने बड़े सिंगर, इतना नाम कमा लिया है। कहते हमेशा ये देखा गया है कि जैसे वालिद और वालदा का नाम ज़्यादा होता है ना, बच्चे कहीं उस तनावर दरख्त के नीचे वो जो छोटे पौधे नहीं होते, ओवर शैडो हो जाते हैं। लेकिन आपने ये वो एक चीज़ तोड़ी, एक मिथ बनी हुई थी जो वो एक तोड़ी है। अच्छा, मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ अरसे बाद मैं तो कहती हूँ कि ज़ेबा बख्तियार, पहले कहते थे ज़ेबा बख्तियार का बेटा अजान है और अदनान समी खान का बेटा अजान है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये लोग कहते हैं कि अजान जो है ना उसके अब्बू अदनान थे, मतलब बहुत सारे लोग। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, थैंक यू, आपने इतने प्यार से कहा, मगर मुझे बहुत फ़ख्र है मैं किनका बेटा हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं इस बात से मैं ना तो इस बात से लड़ता हूँ, ना मैं इस बात को कहीं बुरा मानता हूँ और कोई मुझे उनके नाम से पहचानता है, क्योंकि उन दोनों की प्रोफेशनली उन्होंने जो किया है अपनी ज़िंदगी में वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। और मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ ये मेंटालिटी रखना कि मैं उनकी शैडो से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनकी शैडो को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने जहाँ छोड़ा था मैं उस लेगेसी को, उस चीज़ को बढ़ा सकूँ। मैं उनकी तरह दिखता हूँ, मेरी हो सकता है आवाज़ जैसी हो, एक्सप्रेशन उस जैसे हो, तो मैं अगर मुझे लगता है एक नाजायज़ अपने साथ नाजायज़ कर रहा हूँ अगर मैं उससे भागूंगा और एक फालतू की जंग में पड़ जाऊँगा, तो मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, ये ज़रूर हमेशा सोचा है कि उन्होंने जो काम किया है मैं डंडी ना मारूं, मैं उनके किए कराए पे पानी ना ये एक बहुत बड़ा बर्डन होता है बच्चों के कंधों पे। ये एक जिम्मेदारी होती है। कहीं कहीं आप उससे थकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहीं अगर जाता हूँ तो कुछ भी काम करता हूँ तो वो सिर्फ मुझे एज अ लड़का नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये लड़का जो ये कुछ सीख के आया होगा। और बहुत दफ़ा मैं उन एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरा हूँ, लेकिन आई हैव बीन वेरी लकी कि आई हैव हैड डायरेक्टर्स, या चाहे वो एज अ कंपोजर हों, चाहे वो एज एन एक्टर हों, एज अ सिंगर हों, जिन्होंने मुझे गाइड किया है, जिनको वो जिम्मेदारी समझ में आई है, उनको समझ में आया कि अच्छा ये किन चीज़ों से डील कर रहा है और इसको क्या करना पड़ेगा, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। तो अगर मेरा कोई भी काम किसी को पसंद आया हो, उसमें सिर्फ मेरा या इवन एट टाइम्स मेरे वालिदैन का सिर्फ हाथ नहीं है, और भी लोगों का है, उन्होंने उनका हाथ, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, डीपीज हों, एडिटर्स हों। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे जो टीम मेंबर्स हैं वो फ़ोन करेंगे, बोलेंगे उस सीन में तुमने ये गलत किया, जाओ सही करके आओ। और एक लगता है कि एक फैमिली है मेरी। बिल्कुल, ये वाली बात तो है। कैसे थे बच्चे बचपन में, पढ़ाई में अच्छे थे या अम्मी को बहुत सख्ती करनी पड़ती थी कि मैं ये वाली चीज़ छीन लूँगी अगर ये वाला होमवर्क नहीं किया तो? मैं कैसा था पढ़ाई में? बहुत बुरा। सीरियसली? मतलब फेल वेल हुए कभी जिंदगी में? मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मेरा जब रिजल्ट डे होता था तो मैं पर्दे के पास खड़ा होता था कि गाड़ी वापस आ रही होती ना, अम्मा गई हुई होती थी रिजल्ट लेने, और मुझे याद है कि जब वो आती थी तो वो रास्ते में ना रुकते हुए कोई चॉकलेट या कुछ लेकर आती थी। अगर रिजल्ट काबिल कबूल होता था, अच्छा, कि मतलब इतना कि मतलब अगली क्लास में चला जाएगा ना, अच्छा, तो मुझे कोई चॉकलेट या कुछ आ जाती थी। उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी ज्यादा कि वो होगा, या कि वो उनको एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन मैं उस टाइप का था कि जिस दिन मैंने बोल दिया कि मुझे ये करना है ना, उस दिन मैं करूँगा, लेकिन अगर नहीं करना है ना तो आप कुछ भी कर लें, वो नहीं करना था। तो वैसे जब वो नहीं करने वाला मूड चल रहा था तो मुझे याद है एक दिन गाड़ी आई, मैंने हाथ चेक किया कि हाथ में चॉकलेट है कि नहीं, वो नहीं थी। मैं कमरे में गया हूँ, मैंने बोला आज तो गए भाई, आज तो भाई आफत आने वाली है, और वो बहुत नाराज थी। और क्योंकि मैंने काम नहीं किया होता, आई थिंक दिस वाज 7th ग्रेड, अच्छा 7th का था, बहुत बुरा। फिर उसके बाद वो ठीक है, एग्जाम से 2 महीने पहले हम शुरू हो जाते हैं कि अच्छा अब करना है, अब तो फिर करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये होता है ना कि बहुत सारे माँ बाप लाड में भी बच्चों को बहुत खिलाते हैं, ये भी दूध भी पी लो, ये भी खिला। आप ये वाला क्रेडिट अपनी अम्मा को देते कि उन्होंने मुझे ज़्यादा ही खिला के? नहीं, अम्मा की, क्योंकि आप खुद उनको देख लें, उनकी ईटिंग हैबिट्स और उनकी हेल्थ हैबिट्स बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। मैं शौकीन हूँ। अच्छा जी, बचपन से? जी बहुत शौकीन, आज भी। मतलब आज वो मसला, कि कोई कहता है ना कि यार ये गुलाब जामुन आए हुए हैं, एक खा लो, मेरा मसला यही है, एक नहीं खाऊंगा,
रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। हाँ, तो बेहतर है हम उस रास्ते चले ही ना। सो जी इस रास्ते आप नहीं चलते, ये गुर है। ये गुर क्या है ये मैं ब्रेक के बाद पूछने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि ये जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं ये इससे हम कैसे कभी कभार दूर रहें, जो हमारी बॉडी इजाज़त नहीं देती। वो गुर हमने आपसे सीखना है एक छोटे से वक्फे के बाद। शान सहूर, वेलकम बैक। आज आप मिल रहे हैं हमारे शो पे अजान समी खान से, और बड़े मज़े की हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। एक लड़का जिसको गुलाब जामुन खाए तो हाथ नहीं रोके, कोई और चीज़ भी खाए, मतलब वो एक खाने के लिए कोई जी रहा था, वो फिर एकदम क्या हुआ कि बस खाने को अब सूंघने लगे हम। मेरे ख्याल से मैंने 2-3 लाइफ टाइम्स के लिए खा चुका था। तो लगा कि खा लो बस, खा लो। तो अब सच बता रहा हूँ, ये होता है कोई चीज़ आती है ना, हाँ। जहन फौरन बताता है एग्जैक्टली कि जायका क्या होगा, क्या मतलब इतना एक्सपीरियंस है, हाँ। इतना एक्सपीरियंस है कि फौरन पता है कि सब कुछ क्या होगा। हाँ। अब सोचे कितना खाया होगा यहाँ पहुँचने के लिए। कि पता है कि अगर अच्छा भी बना हुआ है, अगर इसमें कोई बुरी चीज़ है। वो वाले वक्त बताए ना आपने, जब आप एक साथ सब खा रहे हो तो कितने बर्गर्स खा लेते थे एक दफ़ा में? मुझे याद है एक जगह होती थी जहाँ पर एक ऑल यू कैन ईट डील होती थी। वहाँ पर बर्गर की जगह थी, और आप जितने मतलब 6 इफ्तारी से लेकर 10 बजे तक आप एक बंदा आके बैठ सकता था। तो हम दोस्त जाके बैठते थे, तो उस वक्त वो 3-4 घंटे में कोई 5-6 तो हम खा लेते थे। मैं की बात कर रहा हूँ बड़े बर्गर्स। Oh my God! उसके बाद सहरी जाके घर पे करेंगे। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर खाने की बात की जाए तो बहुत खा सकते। और जंक वाले थे ये पिज्जा बर्गर वाले, फ्राइज वाले, या भाई कढ़ाई खाने चले? सब कुछ। देखिए ज़्यादा मेरा अगर अभी भी है ना, क्रेविंग्स जो होती हैं वो ज़्यादा देसी खाने की होती हैं। अच्छा। बिल्कुल, मुझे वैसे रोज़ होती है। आजकल तो समोसों की बहुत हो रही है, चाट की हो रही है, निहारी की हो रही है, तो कभी कभी खा लेता हूँ। लेकिन मेरी अब क्रेविंग्स वो वाली ज़्यादा है। बीच में थी थोड़ी अरसे के लिए पिज्ज़ा इन चीज़ों की, बट वो कम है। अब अगर आप गिनती करें कितने साल हो गए कि आपने वो वाली आदत खाने के लिए जीना आपने छोड़ दिया? देखिए, मैं पहले भी बहुत दवाई कह चुका हूँ, लेकिन जितना कहूँ कम है। हम भूल जाते हैं कि खाना भी एडिक्शन हो सकता है। तो ये जाता नहीं है। ये जाता नहीं है किसी कोई भी बंदा जो या इंसान जिसने कोई भी एडिक्शन छोड़ी हो, चाहे वो सिगरेट पीते हो, चाहे वो कोई और किस्म की एडिक्शन हो उनकी, वो जहन में ना वो ट्रिगर हमेशा रहता है। और कभी भी वापस आ सकता है। ऐसे नहीं है कि अब अजान 4-5-6 साल से उस रास्ते पे ना रहा हो तो अब फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। आज वो एक इमोशनल क्रच बनता है। और आज भी अगर मैं किसी बात पे अपसेट हूँ तो दिल चाहेगा कि जाके खाना खाऊं। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लोग देख रहे होंगे जिनके साथ ये होता है कि आप अपसेट होते हैं, आप चाहते हैं आप खाना खाएं, आप खुश होते हैं आप चाहते हैं आप खाना खाएं, कुछ करने को नहीं है, खाना खाते हैं, यू नो। तो वो फिर बड़ा ख़तरनाक होता है कि वो एक आपकी इमोशन से लिंक हो जाती है चीज़। आप सिर्फ खाने को खाने के तौर पे नहीं खा रहे हैं। काबू कैसे करते हैं आप? पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, कि मेरी एडिक्शन है। सबसे पहले तो आप कबूल कर लें कि ये मेरा एक मसला है, मुझे अब इस मसले को टैकल करना है। उसके बाद फिर 100 तरीके हैं, कोई एक रूल नहीं है। हमेशा किसी भी एडिक्शन को छुड़वाने के लिए कोई हेल्प करता है, बिल्कुल कोई ऐसा होता है। सबसे पहले वही वाली बात है ना, आपने पहले खुद को बताना पड़ेगा कि देखो ये मेरा मसला है। अब जब आपने वो कबूल कर लिया, फिर आप किसी ऐसे शख्स को जाएं के पास जाएं जो आपको हेल्प कर सकता है। चाहे वो एक डॉक्टर हो, थेरेपिस्ट हो, आपके वालिदैन हो, आपका यू नो। तो आपने क्या क्या थेरेपी ली, कुछ मैंने ऐसा किया? तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, अम्मा की हैबिट्स बहुत अच्छी थी, तो दैट हेल्प्ड। मेरे जो भाइयों की तरह हैं, परवेज़ रानी कोच हैं, ट्रेनर हैं, तो वो अब तो 13-14 साल से मेरे साथ ही हैं। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया था मुझे, क्योंकि उनको मैंने जाके बोला कि भाई ये मसला है, एक एडिक्शन की तरह है। मैं जब ज़िंदगी में हर किसी के मसाइल आते हैं। बहुत अरसे तक इस एडिक्शन के बारे में आप एक्सेप्ट नहीं करते। आपको बहुत बोलते हैं यार तुम बहुत खाते हो, दोस्त बोलते हैं, बुली करते हैं सब, मगर खुद एक दिल से आवाज़ आती है। वो आवाज़ कैसे आई? वो आवाज़ ऐसे आई कि हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हुए थे काफ़ी, एंड हेल्थ इश्यूज़ होने साथ साथ बहुत कम उम्र में हो रहे थे, जिसकी जो एक बहुत ख़तरनाक अलामत होती है कि जी अगर अभी हो गई ये वाले मसले तो आप ज़िंदगी के कई साल काट रहे हैं अपने। एंड वो एक डर आया। फिर किसने डराया?
नहीं, मतलब रिपोर्ट्स आ रहे थे, इश्यूज आ रहे थे। मतलब मेरी वालदा डायबिटिक है। ये डर होते हैं कि जी आप यंग एज में डायबिटिक हो जाएंगे, फिर हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे। मतलब वो होता है ना कि जो जिनको हम स्केल्स कहते हैं, BMI एटसेट्रा, उसमें मैं सब आउट था, सब कुछ आउट था। तो उस वजह से फिर मेरी उस वक्त बेटी भी पैदा हुई थी। तो तब आप एक मैं चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जब एक बेटी पैदा होती है तो आपको ज़िंदगी का देखने का नज़रिया चेंज होता है। क्या बात और उस वक्त मुझे लगा कि भाई अगर आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हैं, आप किसी और के लिए भी जी रहे हैं, और अपना उनका ख्याल रखना पड़ेगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं बहुत फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जिम सेशंस कभी मिस नहीं होते, कभी नहीं। अगर मैंने बोल दिया कि ये नहीं खाना है ना, नहीं, उल्टा लटक जाऊंगा। यानी कि अगर अब मैं ये पूछूं आपसे कि लिली को क्रेडिट जाता है जैसे वो दुनिया में आई है? उन दोनों को जाता है, दोनों को जाता है, मेरी वालदा को भी जाता है। हाँ, मतलब वो तो कब से बेचारी पीछे पड़ी हुई होंगी कि अपना ख्याल कर लो, तो इतनी ज्यादा कंसर्न थी आपके लिए हमेशा से। और उस फेज में आई थिंक 3-4 लोग हैं, बच्चे ऑब्वियसली हैं, मेरी अम्मा हैं, सोफी हैं, परवेज भाई हैं, ये सब लोग हैं जिन्होंने हेल्प किया था। सोफी भी कहती थी कि सोफी ने बहुत हेल्प किया था। कभी कभार बुरा लगता है ना किसी का कहना। अच्छा, एक बात होती है जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, आप मैरिड होते हैं, तो अगर आप डाइट कर रहे हैं ना, वो आपकी रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है। अच्छा। क्योंकि आप एक बॉन्डिंग होती है ना, साथ बैठ के एक मजे की चीजें खा रहे हैं। अब अगर एक बंदा नहीं कर सकता तो वो एक रिलेशनशिप में, ये बहुत छोटी बात लगेगी लेकिन नहीं है, कि मतलब एक कपल होता है, वो चाहता है कि हम बाहर कहीं खाने के लिए जाएं। अब एक बंदा वहाँ बैठ के ब्लैक कॉफी पी रहा है, डाइट कोक पी रहा है, तो वो क्या करेगा? तो क्या सोफी ने भी आपके साथ बैठ के डाइट की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो खाती थी। अच्छा। लेकिन उसने ये बर्दाश्त किया कि ये नहीं साथ देगा, एंड फॉर एनीबॉडी आई थिंक दैट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। लेकिन आपने कितनी पते की बात बोली है कि जाहिर है जब आप मैरिड होते हैं तो आप यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, खाना है, पीना है, सो ये एक कुर्बानी है, बहुत बड़ी दोनों स्पाउसेस में से एक की, कि यार नहीं जा रहे वो, या अगर जा रहे हैं तो वो आपके साथ शरीक नहीं है। आप वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, उनको मजा नहीं आ रहा है। सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच, ये सब छोटी छोटी चीजें बिल्डअप होती हैं। लेकिन आई थिंक सबसे पहली बात होती है कि आप एक्सेप्ट कर लें कि अच्छा मैं ये खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ। सच बात तो ये है कि अगर आपको कोई मजे की चीज खानी है, गुलाब जामुन का आपने जिक्र किया, तो एक के बाद दिल भर जाता है। मैं अगर 10 खा रहा हूँ तो क्यों खा रहा हूँ, और वो नॉर्मल तो इसका मतलब नहीं है ना, वो एडिक्शन आप सही कह रहे हैं। तो अब अगर एडिक्शन है, पहले आप एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, जो जिनके मसले होते हैं सबसे पहली बात बोलते हैं मैं जब करना चाहूँगा कर लूँगा। लेकिन ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सो इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर इसका मतलब थी आपकी, जो आपने अपनी वो सारी विल पावर इस पे अपने आप को काबू आपने खाने पे किया, और माशाल्लाह 5-6 साल हो गए जो आपकी बॉडी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई है। लेकिन ये एक डेली जंग है। डेली जंग है। ऐसे नहीं है कि मतलब जिन लोगों को मैं भी देखता हूँ जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं, ये एक डेली जंग है। आपने बनाई थी अपनी कोई वीडियो बनाई थी ट्रांसफॉर्मेशन? है मुझे देते ना, मैं चलाती हूँ। अब अगले ब्रेक में हो सकता है हम इनके नहीं, ऐसे नहीं है, वो कहीं अच्छा कहीं रखी हुई है। ओए यार, वो दिखानी ही चाहिए। खास तौर पे होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा स्टार्ट होता है कि अगर आप रमज़ान से ये सोचें, बहुत सारे लोगों की ये प्रैक्टिस बन सकती है, वो यहीं से स्टार्ट करें, इस महीने से अगले हो सकता है। बिल्कुल। आपको कितना टाइम लगा? देखिए, मुझे इनिशियली वेट ड्रॉप करने में कोई साल लगा था। अच्छा। इनिशियली। फिर वेट लॉस हुआ, फिर उसके बाद कोई मसल नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ पतला हो गया था। फिर उसके बाद वेट ट्रेनिंग, प्रॉपर वेट ट्रेनिंग, मसल बिल्ड करना, सारा कुछ। कोई वीकनेस, कोई ऐसी चीज हुई कि मतलब लाइक? नहीं, शुरू में तो मैं ट्रेडमिल पे नहीं जा सकता था। नहीं, जब आपने वजन लूज किया, वीकनेस ऐसा सच नहीं हुई थी क्योंकि प्रॉपर तरीके से किया था, कोई क्रैश डाइट नहीं की थी। अच्छा। लेकिन उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। अच्छा। ये जरूर है। और स्ट्रेंथ बिल्ड किया आपने एक्सरसाइज से? जी। वो फिर एक डेली प्रोसेस है, रूटीन है। अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है, जिन लोगों को खाने का शौक है ना, आप अगर सही वर्कआउट करेंगे तो आपको एक विंडो मिलेगा जहां आप ज्यादा खा भी सकेंगे। मिसाल के तौर पे आज जितना मैं खाता हूँ, क्योंकि मैं वेट ट्रेन भी करता हूँ, कार्डियो भी करता हूँ, तो मेरी अगर आप क्वांटिटी देखें तो मैं उस वक्त से भी कभी कभी ज्यादा खा रहा होता हूँ। सीरियसली? एक्चुअली, क्योंकि वो एक कॉम्पनसेट हो रहा होता है। ऑब्वियसली उसकी लिमिट है, कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट है, मगर इट्स स्टिल क्वांटिटी वाइज मोर देन उस वक्त मैं खाता था जब मैं कुछ भी नहीं करता था। लेकिन अब आप थोड़ा हेल्दी खा रहे होंगे ना? हाँ, हेल्दी है, क्लीन है।
ऑल यू कैन ईट? नहीं, क्लीन है, लेकिन आप क्लीन में भी खाना मजे का बना सकते हैं। हाँ। कोई नहीं कह रहा कि जी बॉइल्ड चिकन खानी है आपने। हाँ। आप उसमें मतलब मेरे लिए मिर्ची खाना बहुत जरूरी है। अच्छा, मुझे मिर्ची बहुत पसंद है। हाँ, तो स्ट्रीट फूड वगैरह शौक है? बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से जो मेरा दिन का भी बनता है उसमें गोश्त का शौकीन, तो वो तेज मसाले होते हैं। वो वाले बच्चे नहीं पाला अम्मा ने जो बर्गर बच्चा? नहीं, बर्गर बच्चा। बर्गर बच्चा बिल्कुल नहीं, देसी बच्चा। देसी बच्चा। मुझे अम्मा हमेशा कहती हैं कि तुम वाहिद बच्चे थे जो 1-1.5 साल की उम्र में जब भी खाना शुरू करते हैं, मैं काली दाल खा रही होती थी, मिर्ची और तुम्हें खिलाती, तुम्हें अच्छा लगता था। तो वो लगता है अभी तक एक शौक नहीं गया। आपके बच्चे बर्गर हैं या आपके बच्चे आपकी तरह देसी? इब्राहिम देसी है। हाँ। उसको देसी खाना बड़ा पसंद है। उसने अभी वहाँ पर अपने स्कूल में पाकिस्तानी फूड डे करवाया। अच्छा। जहाँ जो उनका जो खाना बनता है स्कूल का, तो उसने जाके उनको रेसिपी बुक दी और बोला कि जी अब एक दिन होगा जहाँ मेरे मुल्क का बनाएंगे। अलग अलग मुल्क के बच्चे होते हैं, वो लोग कर रहे होते हैं। उसने बोला मेरे मुल्क का क्यों नहीं हो रहा। तो उसने जाके पाकिस्तानी फूड डे किया, वहाँ पर पराठे भी बने और मजे मजे की चीज़ें बनी। लिली जो है वो थोड़ी सी बहुत मिर्ची है ये। मैं नहीं खा सकती, लेकिन उसको पानी पूरी बहुत पसंद है। अच्छा, पानी पूरी। ओए। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं? हाँ, मेरा मूड पे होता है। हाँ, कुछ पढ़ते हैं कभी फैंस कोई कमेंट करते हैं या फिर फैंस कोई सवाल करते हैं, उनको जवाब देने का टाइम मिलता है आपको? देखिए टाइम तो अगर आप कुछ करना चाहें सबके पास टाइम है। हाँ। ऐसी बात नहीं। तो आप इंटरेक्ट करते हैं फैंस से? एज आई एम सेइंग मेरा मूड पे होता है। अच्छा। तो फॉर एग्जांपल कुछ 2-3 महीने होंगे जहाँ लगेगा कि मैं एक क्या कहते हैं यूट्यूबर हूँ और मैं या एक फुल ऑन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं सब कुछ लगा रहा हूँ। हाँ। और फिर 6 महीने गुजरेंगे जहाँ कुछ भी नहीं डालूंगा। हाँ। तो मूड पे डिपेंड करता है। बहुत लोग जो मेरे साथ काम करते हैं बोलते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, मतलब ऐसे ECG की तरह तुम चल रहे होते हो। लेकिन जब वो वाला मूड होता है जहाँ इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ तो मैं बिल्कुल करता हूँ। अच्छे बुरे कमेंट सब पे, हंसी मजाक सारा कुछ, और फिर एक सन्नाटा हो जाता है। तो चलें, बहुत सारे लोगों के इसी वजह से जवाब रह गए होंगे। तो आज जो सवाल आपने किए थे अजान से, वो इत्तेफाक से हमें मिल गए हैं ये, तो हम इनसे जवाब ले लेते हैं। दिखाइए भाई, ये पिक्चर है आपकी जिस पर साइमा अयूब 568 ने पूछा है कि हम 6 बहन भाई एक दूसरे के दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। आप इकलौते हैं, अकेलापन महसूस नहीं होता? लेकिन अब इकलौता नहीं, अब मेरी छोटी बहन है अब्बा की तरफ से। ओह अच्छा, हाँ मिल गया है, मुझे क्यों नहीं पता। लेकिन वो मेरे दोनों बच्चों से छोटी। हाँ। तो वो 6 साल की है, लेकिन है। आपकी मुलाकात हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग, हमारी वीडियो कॉल्स भी होती हैं, मुलाकात भी हुई है। तो बिफोर शी केम, ऑब्वियसली आप चाहते हैं, आप दोस्तों को देखते हैं, उनके भाई बहन होते हैं, आपके नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे करीबी दोस्त दिए हैं, तो वो भाइयों की तरह। तो वो आई एम ब्लेस्ड दैट वे। लेकिन बिल्कुल अब मदीना जो आई है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि इवन तो छोटी है, लेकिन वो जो भाई का बहन को तंग करने का मजा आता है ना, वो मैं वो तब भी करता हूँ। आपको वही वाली फीलिंग हो रही है जैसे अगर वो आपके ऊपर तले की होती, वही या आप उसको बच्चों की तरह ट्रीट लेकिन मेरी खाला की बेटी है जो मेरे लिए बड़ी बहन की तरह है। बट इन टर्म्स ऑफ ये जो है ना, उनको भी मैं तंग करता हूँ। फेवरेट हैबिट्स में से एक है। उनकी अपनी अट्रैक्शन होती है, इसका मतलब है ना। और उसमें ये है कि जो मेरी छोटी बहन है, उनको मैं कल ही कह रहा था, मैं उनको कहता हूँ कि बाबा लव्स मी मोर। तो बोलती कैसे? क्योंकि आई केम फर्स्ट। अच्छा। अब वो इरिटेट हो जाती है इस बात पे कि इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं बाद में आई हूँ। मैं कहता हूँ भाई ऐसा ही है, अगर इफ यू लव्ड यू मोर तो आपको पहले बुला लेते हो। आप अपने अब्बू से कितने साल बाद अपनी जिंदगी के मिले, मतलब कितने, क्या एज थी आपकी जब? मैं 5 साल की उम्र के बाद मैं 15 पे मिला। अच्छा, तो एक दफा 5 साल की उम्र में मिले? नहीं, 5 साल तक इन टच था। अच्छा। फिर 5 साल के बाद मैं 14-15 पे मिला। ओके। फिर 14-15 के बाद आप उनके पास रहे भी थे शायद? मैं रहे भी था। 1 साल रहे थे शायद? 1 सवा साल। अच्छा। और फिर 14-15 के बाद, जब आप 14 साल के थे, जब आप उनके साथ 1 साल रहे, तो आपने उनसे क्या सीखा? बहुत कुछ। कुछ अपने प्रोफेशनल, बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक आप जब किसी के बारे में जो आपके लिए इतने करीब होते हैं, उनको किसी भी वजह से आप नहीं मिलते, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपको उनकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें। तो ये कैसे हुआ, मतलब कि 1 साल आप उधर रहे, ज़ेबा जी आपको छोड़ने गई, सो ये कैसे सिनेरियो हुआ? बिल्कुल। आई थिंक देखिए, हर फैमिली में अनबन होती है, हमारी में भी थोड़ी बहुत
आई गेस थी वो मेरे पेरेंट्स की ज़रा पब्लिक थी, लोगों को पता थी, बहुत सारी फैमिलीज में भी ऐसे ही है। तो जो वो मसाइल किसी पॉइंट पे रिकंसाइल हुए, तो देन आई वेंट, आई स्टेड। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की या आपकी ख्वाहिश थी कि मुझे? हम दोनों की थी, हम दोनों की थी, और जिस भी वजूहत की वजह से वो कुछ अरसे नहीं हो सकी, तो 14-15 पे मैं गया था। उसके बाद कुछ मसले दोबारा आए, तो देन फिर पिछले साल हम दोबारा से मतलब ऑन एंड ऑफ इन टच थे। लेकिन ये बड़े आई थिंक सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। जब जितने करीब आप होते हैं उतनी ही छोटी छोटी बातें मसले बन सकती हैं। तो हमारे भी थे। बाप और बेटे का भी एक रिफ्ट चलती है नॉर्मली, अगर आप साथ भी एक घर में रह रहे हैं तो एक सर्टेन एज पे वो जब बेटा बड़ा हो जाता है तो वो रहती है। आपकी रहती है अपने फादर से? डिफरेंट आइडियोलॉजी होना, डिफरेंट बातें होना। आई थिंक रिफ्ट इन द सेंस हमारी कुछ चीज़ों में वैल्यू सिस्टम बहुत सिमिलर है, तो रिफ्ट वैसे नहीं होता। आई थिंक एक पीरियड था जहाँ उनका ना होना, जब मैं छोटा था, तो एक गुस्सा होता है एक बेटे के अंदर कि अगर मेरे वालिद साहब होते तो मे बी ज़िंदगी की ये चीज़ें ऐसी ना होती। लेकिन एज आई सेड, जब मैं बड़ा हुआ तो आप उनकी मजबूरियाँ समझते हैं, आप समझते हैं कि उनके हर, कहते हैं ना ताली दो हाथ से बजती है, आप दोनों तरफ की कहानियाँ समझते हैं, आप उनको तोलते हैं, फिर आप कहते हैं कि भाई अगर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ हूँ और अल्लाह ताला ने ख्याल रखा है, तो बेहतर है कि नाशुक्र ना हूँ और जितना दिया है उसमें से इसको एक छोटी सी आजमाइश समझ के आगे बढ़ जाए, इंस्टेड कि मैं होल्ड करके बैठा रहूं। अब तो हो गई ना, तो लेकिन अगर मैं ये पूछूं एज फादर, आपने इन सब चीज़ों से क्या सीखा अपने बच्चों के लिए? अच्छा, वो जो चीज़ें आपको नहीं मिली, वो क्या क्या आप अपने बच्चों के लिए फराहम करते हैं? लेकिन दो बातें इधर, एक है कि उन चीज़ों जिसकी वजह से वो मेरी ज़िंदगी में नहीं थे, मैं वो समझता हूँ, और वो मुश्किल रीजंस थे, वो आसान रीजंस नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि जी मुझे अपने अब्बा जैसे नहीं बनना, नहीं, अगर मैं उनकी तरह कुछ चीज़ों में बन सकूँ मुझे बहुत खुशी होगी, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है कि मैं किस तरह का बाप बनना चाहता हूँ, और उसमें उनका लेना देना नहीं। ऐसे नहीं है कि मैं उनके ना होने की वजह से मैं कॉम्पनसेट कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ पता है कि मैं किस तरह का वालिद बनना चाहता हूँ, और वो कोशिश और जिद्दोजहद करता रहता हूँ। मतलब लाइक आप अपना वो जो टाइम है, हालांकि इतनी बिजी आप होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ आप गुजारते हैं, ये तो मुझे पता होता है। जब आप जा रहे होते हैं या हो के आते हैं तो मुझे पता होता है कि अच्छा। अगला सवाल हम करते हैं, लेकिन उससे पहले होता है ना, हर किसी की ख्वाहिश होती है। सो आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपके बच्चे क्या बने बड़े होती है? काश वो बन जाए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप उन्हें फोर्स करेंगे, लेकिन आप, जैसे मैं चाहती हूँ बलाज रॉक स्टार बन जाए। हालांकि हमारे पीछे कोई है ही नहीं, कोई जीन्स में गाने। नहीं, उसकी एक वाइब है बलाज की, बिल्कुल हो सकता है। मेरा एज सच इस वक्त तो पूरा नहीं है। मुझे लगता है कि इब्राहिम के अंदर एक स्पोर्टिंग टैलेंट है फॉर श्योर, लेकिन आर्टिस्टिक भी है बहुत। तो एज अ फादर होता ना कि हर पाकिस्तानी लड़का किसी पॉइंट पे चाहता है कि क्रिकेटर बने, ठीक है, हर पाकिस्तानी। तो मेरा भी वो था, लेकिन मैं जाहिर सी बात नहीं कर सका। लेकिन अगर उसका स्पोर्ट्स में, चाहे वो क्रिकेट हो फुटबॉल हो, शौक है, तो मैं इनकरेज ज़रूर करूँगा। बेटी का आई थिंक उसने थोड़ा बहुत गाना शुरू किया है। अरे अच्छा। स्कूल में उसने लेसन्स भी लेना शुरू किए। शौक भी है उसको? आई थिंक सो। तो ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बस ये ज़रूर चाहूँगा कि वो परस्यू करे, उस हुनर को डेवलप करे, और आगे वो प्रोफेशनली करना चाहती है कि नहीं। दैट्स कोई ऐसी चीज़ उन्होंने हैरान की कुछ म्यूजिक की ऐसी बना के, जो आप अभी बहुत छोटे हैं मुझे लगता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि वो जब गाती हैं तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। अच्छा, सुरीली है माशाल्लाह, सुरीली है, कॉन्फिडेंस है, उसको बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह। अभी पालूशी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए भाई। ये पिक्चर है मेरी नानी की, आपकी नानी की पिक्चर। वाओ, रीमा ने पूछा है आपसे। अच्छा, अब मालूम हुआ है ज़ेबा जी इतनी प्यारी कैसे हैं, नानी को लेके आपके जहन में क्या यादें हैं? वाओ, अच्छा, ये आपने लगाई थी पिक्चर? जी। तो मेरी जो नानी थी वो मेरे लिए एज अ सेकंड मदर थी।
बहुत करीब थी। और तो ज़ेबा जी जैसे नहीं होती थी तो वो आपके साथ होती थी? जी जी जी, मतलब हर वक्त कोई रहा है? बिल्कुल। आई थिंक मैं बहुत सारी खवातीन में पला हूँ। मेरी नानी थी, मेरी अम्मा थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देख लें देख लें। इस बात से आगे बढ़ेंगे। मगर नानी थी, खाला थी, कज़न थी मेरी जो बड़ी बहन की तरह। तो बिल्कुल नानी का बहुत बड़ा रोल था मेरी ज़िंदगी में। तो कुछ कहेंगे इनके लिए, मतलब जैसे होता है ना कि अक्सर लोग अपनी अम्मा की गोद में तो लेटते हैं, लेकिन अगर क्या होता है कुछ उदास ये वो तो आप नानी की गोदों में लेटे हैं। एक वाक़या है। हाँ। उनकी वफ़ात से कुछ अरसे पहले। कितना अरसा हो गया उनकी वफ़ात? 2011। अच्छा। तो आई थिंक 12-13 ईयर्स ना। तो बहुत करीब थी। और मुझे याद है कि आखिरी कुछ चंद दिनों में उनकी तबीयत ख़राब थी और मैं उनका ख्याल रख रहा था। तो उनको मैं उनकी जो वॉकर व्हीलचेयर टाइप था ना उसमें मैं उनको बिस्तर के पास लेकर गया। और वो उस वक्त कमज़ोर थी तो वो उठ नहीं पा रही थी, तो मुझे हेल्प करके उनको बिठाना था। तो अब वो बहुत करेक्ट थी कि किसी को उदास नहीं करना, किसी और ग्रैंड चाइल्ड को अपसेट नहीं करना। तो मुझे उनको बिस्तर पे लेटाना था। तो उन्होंने बोला मुझे लेटाओ। तो मैंने कहा पहले बताएं फेवरेट पोता कौन है? ठीक है। उन्होंने ये तो गलत है, ब्लैकमेल हो रहा है। उन्होंने आप बता देना क्योंकि मुझे आप नवासे थे। नवासा था, बिल्कुल बिल्कुल सही। कौन फेवरेट नवासा? तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे। उन्होंने देखिए मुझे पता है मैं हूँ, मुझे पता है मैं फेवरेट ग्रैंड चाइल्ड हूँ, सिर्फ नवासा भी नहीं, लेकिन आपने बोलना पड़ेगा क्योंकि वो बोलती कभी नहीं। नाना मेरे तो फिर भी बोल देते थे, ये नहीं बोलती थी। तो मैंने बोला बोले, फिर उन्होंने छुपके से मेरे कान में बोला कि तुम हो। फिर मैंने उनको बिस्तर में रखा। फिर रखते ही उन्होंने बोला मैं ऐसे ही बोल रही थी आके तुम मुझे बिस्तर में रखो। और कितने हैं आपके कज़न्स वगैरह सारे? गिनती कर रहे हैं ताकि वो पास जाए। हाँ, कोई बोलेगा कि मुझे। ज़ेबा जी की कितने भाई और कितनी बहनें और हैं? तो अम्मा के अलावा 3 है। अम्मा के अलावा 3 बहनें? नहीं, 2 मामू हैं। 3 बच्चे हैं मतलब टोटल 4 बच्चे हैं। टोटल 4 हैं। एक खाला हैं, 2 मामू हैं। अच्छा। तो दोनों मामू के 3-3 बच्चे हैं, तो 6 हो गए। खाला के 2 हैं तो वो 8, मैं 9। हाँ। ऐसा हुआ कि आप बचपन में उनके साथ पले बड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो 9-10 तकरीबन। एक और हमारे मामू हैं, उनको मिला के 11-12 हो जाएंगे। तो बहन भाइयों की कमी तो यहीं से पूरी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लड़ाइयाँ और वो सारी चीजें वो। लेकिन मुझसे सब बड़े थे तो मैं। अच्छा ये मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। मैं अपने कजन्स में सबसे छोटा था। मेरा और एक और कजन है, हमारा कोई महीने का फासला है। अच्छा। तो हम वो होते थे कि जाओ ये लेकर आओ, ये करो, वीडियो गेम में लास्ट चांस तुम्हें मिलेगा। दोनों यही थे? हम दोनों छोटे थे ना। तो वो बड़ों से ही कहते थे आप लोग? बड़े हमें कहते थे ना। छोटे थे कि वो भगाते थे ना कि ये करो वो करो। तो लेकिन इत्तेफाकन अपने कजन्स में आई वाज द फर्स्ट वन जिसका बच्चा पैदा हुआ। ओके। तो मैंने शादी आपने जल्दी की। तो मैं हमेशा उनको तंग करता हूँ कि ये मेरी टेक्निक थी नेक्स्ट जनरेशन टेक ओवर करने की। अब मेरे बच्चे नचाएंगे आप सबको। अब बहुत हो गया जी, मैंने कर लिया, अब मेरी बारी। तो अब ईबू जो है सबसे बड़ा होगा। अब जब उनके बच्चे जितने भी हैं वो छोटे हैं। तो जैसे ऐसी उम्र आएगी ना, मैं उसको सारे गलत सबक सिखाऊंगा कि जी सब कुछ उन्हीं से कराना है अब। जो मेरे साथ हुआ। बदले दिखा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनी वाली पिक्चर है। आप अपनी मदर को हमेशा विश करते हैं, ये बताएं कभी आपने अपनी अपनी मदर को हमेशा विश करते हैं, ये बताएं कभी आपने अपनी अम्मा के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया? इस साल किया था। बर्थडे विश करते? इस साल किया था। अच्छा। हाँ मैंने देखा था। तो मेरी अम्मा जो है वो उनको सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं, लेकिन वो हमेशा बोलेंगे नहीं देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए बर्थडे पे। ये बर्थडे से कोई 4-5 दिन पहले कहानी हमारे घर में शुरू हो जाएगी। देखो कुछ मत करना। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। उनको बिल्कुल चाहिए, लेकिन आप नहीं करेंगे फिर वो नाराज होंगी। लेकिन वो 4 दिन पहले शुरू हो जाएंगी कहानी के नहीं कुछ नहीं करना, देखो कोई ज़रूरत नहीं, किसी को नहीं बुलाना, मुझे अकेले रहना है अपनी बर्थडे को, तो तुम होगे, बच्चे होंगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। इस दफा का सरप्राइज लोगों को बताया ना कि मैंने बस बोला कि भाई जो भी उनके दोस्त कराची में जिन इंडस्ट्री से में भी अगर किसी कोई है जिनके साथ उन्होंने काम किया है उन सबको हम बुलाएंगे। तो उस वक्त बहुत सारे लोग नहीं थे, जो भी थे, लेकिन वो सब आए। और अम्मा आई और अम्मा बहुत खुश थी। अच्छा, उनको नहीं पता था? आप उनको क्या कह के लेकर चले खाना खाने चले? मैं उनको कह के नहीं, मेरा जो करीबी दोस्त है फैजान, वो आया था। उसको मैंने बोला था कि आपने अम्मा को पिक करना है। अम्मा को मैंने कहा था मैं शूट पे एक रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, तो उसके बाद फैजी आपको पिक करेगा और हम चले जाएंगे।
वो इतनी अनॉयड थी ना कि मेरी बर्थडे के दिन भी ये जाएगा। मतलब ये शक्ल बनाई थी उन्होंने कि ये भी करने की क्या जरूरत है, नहीं जाते डिनर पे। तो फिर वो उनको पिक करके आया, मैं ऑलरेडी वहाँ पर रेस्टोरेंट में था और फिर सारे लोग थे और वो वहीं, तो बहुत खुश हुई। जबरदस्त। तो ये पहली दफा था सरप्राइज या पहले? एक दफा पहले किया था। एक दफा और पहले किया था। बहुत मैं छोटा था उस वक्त। ओके, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम सवालात अभी ख़त्म नहीं हुए। वो जो आप 6 महीने का फेस था ना जिसमें जवाब नहीं दिया आपने, वो मेरे पास सारे जमा है। शान सहूर, वेलकम बैक। आप आज बातें सुन रहे हैं अजान की। अजान की म्यूज़िक तो हम सुनते ही हैं, अजान की कॉम्पोजिशन हम सुनते हैं। क्या होता है, आमद होती है या मेहनत करनी पड़ती है? कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी कुछ गाने आसानी से आए हैं और कभी कभी बहुत टाइम लगा है, तो इट डिपेंड्स। तो एकदम कोई आता है तो क्या करते हैं याद रखने के लिए? वॉइस नोट्स फ़ोन पे आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। म्यूज़िक आपने पढ़ी है पूरी? मेरे उस्ताद जी हैं, बिल्कुल, जिन्होंने मुझे उस्ताद उरुद सामी साहब, जिन्होंने मुझे कई सालों से सिखाया। और फिर कुछ अरसे मैंने पियानो जब सीखा था, चीज़ें की थी। पियानो किधर से सीखा, बाहर गए थे पढ़ने या? तो यहाँ पर मेरी एक टीचर थी मिसेस न्यून्स, जो स्कूल मेरे स्कूल में होती थी, उन्होंने सिखाया था। और फिर कुछ टाइम्स में टीचर्स आए हैं अलग-अलग पियानो के लिए, चीज़ों के लिए, लेकिन जो अगर मैं मेन लर्निंग की बात करूँ, जो जिसको मैं शागिर्दी कहूँगा, वो उरुद सर के साथ ही रही है। अच्छा। सो वो जब आपको होता है तो आप इस तरह किसी और से भी हेल्प लेते हैं, जिससे तो सुनाते हैं, अपना बनाया और सुनाने गए, मशवरा दो, ये बेहतर है या वो बेहतर है, ये सब किससे मशवरे लेते हैं? डिपेंड ज़ेबा जी को म्यूजिक की सेंस है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो अम्मा को है। उसके अलावा मेरे कुछ दोस्त रहे हैं इनिशियली कई साल, क्योंकि जब मैं सुपरस्टार कर रहा था, सुपरस्टार वाज द फर्स्ट फिल्म जिसका म्यूज़िक कर रहा था, परवाज़ से भी पहले। तो सुपरस्टार में बिकॉज माहिरा जी थी, तो शी वाज अ बिग पार्ट ऑफ माई म्यूज़िकल जर्नी। वो मुझे बहुत इनकरेज करती थी, क्रिटिक करती थी। तो इनिशियली मैं नहीं करना चाहता था, घबराता था बहुत। तो शी होता ना कि एक दोस्त के तौर पे शी रियली पुश्ड मी, तो वो मैं हमेशा उनको क्रेडिट दूंगा। बट देयर बीन मेनी पीपल नाउ। अब मेरा ये होता है कि जो मैं अपने दोस्त से उस दिन कह रहा था कि इनिशियल ईयर्स में वो फालतू की बातों में भी तारीफें होती थी काम पे, कि कुछ भी बनाते थे ना कि वाह क्या इसने बना दिया, तो वो एक इनकरेजमेंट होती थी। अब वो नहीं आती, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने टाइम गुजार लिया, अब लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो मेरा एक पूरा एक फेज था जहाँ से मैं खुद पे बड़ा डाउट करता था, क्योंकि अब वो तारीफें ही नहीं आ रही ना। तो मैं कुछ बनाता और सामने से एक शक्ल आती कि ठीक है, अच्छा है, मैं सर पकड़ लेता कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है ना। अब मुझे वही आदत थी ना कि कुछ भी टंग टंग टुंग करता और लोग बोलते वाह 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 वेरी गुड। एंड तो वो जब आना बंद हुआ तो मैं सदमे में था कि यार काम बुरा हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा या क्या सीन है। बट वही वाली बात थी, एक्सपेक्टेशन अब चेंज हो चुकी थी। लोगों को पता था कि अच्छा ठीक है, बेहतर से बेहतर उनको चाहिए कि और इसीलिए आप और करेंगे भी बेहतर इंशाल्लाह। अच्छा, एक बहुत क्यूट सी वीडियो है आपकी, मैं अभी सबके सामने शेयर कर रही हूँ, आपके बचपन की वीडियो। तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ इस वक्त। मेरा जो एक डिलेमा है जिंदगी का ना, वो ये है कि मैं आप इस पूरी इंडस्ट्री के सामने पला बड़ा हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ। तो मेरा हर फेज हमने देखा हुआ है और सब मौजूद है। तो ये जो आप वीडियो देखेंगे पता नहीं कौन सी आने वाली है, लेकिन अल्लाह खैर। दिखाएं भाई, और सवाल भी है उसके साथ, दिखाएं भाई। मैं सवाल तभी करूंगी, सवाल क्या है, दोबारा लाओ ना सवाल। वो तो म्यूजिक इतनी ज़्यादा तुम लोगों ने खोली, बचपन की वीडियो में तो बड़े शरारती लग रहे हैं, लेकिन अब देखें तो काफ़ी संजीदा और ये सोबर से नज़र आते हैं। सो बदल चुके हैं या हमें लग रहा है? ये सवाल क्या है? पहले तो मुझे इस बात से निकलने दें कि ये वीडियो चली है लाइव। जो लोग नेपोटिज्म की बातें करते हैं भाईजान, ये भी होता है नेपोटिज्म में, तो ये भी सब याद कर ले। आपके साथ ये नहीं होता। डिसएडवांटेजेस भी हैं भाई, एडवांटेजेस मैंने बहुत इंटरव्यूज में नेपोटिज्म की एडवांटेजेस की बात कर ली है। आज पहली बार मैं एक डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ, वो ये है कि आप जब भी ज़रा से सोबर, ज़रा से पोइज्ड या प्रॉपर बनना चाहेंगे, तो ये चीज़ें उभर के आएंगी और वो सब पे पानी फेर देंगी। तो
ये एक डिसएडवांटेज है नेपोटिज्म का। इतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, नीचे कमेंट्स में शुरू हो जाएंगे कि जी इसको तो काम आसानी से मिलता है लेकिन ये एक है छोटी सी डिसएडवांटेज। आप इस वीडियो का पूछ रही हैं? हाँ, ये मेरे अब्बा शरारती थे बहुत ना जी, तो अभी भी शरारती हैं अभी भी। अभी भी हाँ, मुझे अभी हम कुछ दिन पहले एक होटल में शूट कर रहे थे एक प्रोजेक्ट के लिए। मैं जहाँ से सेट पे पहुँचा हाँ, और पैकअप तक मेरे अंदर से जो अर्ज था कि मैं बेल बजा के भाग जाऊँ किसी के रूम का, मैं आपको बता नहीं सकता। पूरे वक्त मैं सोच रहा हूँ यार मैं कैसे हो गया कि बेल नहीं बजाई मैंने और भाग जाओ, और लोग कह रहे हैं कि तुम 2 बच्चों के बाप हो यार, मतलब मसला क्या है। तो ये एक नॉन स्टॉप चलता है। हाँ। जो भी लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको पता है कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बच्चा है। हाँ। और मैं उसको बिल्कुल मारना नहीं चाहता हूँ। हाँ। मैं चाहता हूँ हमेशा रहे। हाँ। मैं अपने बच्चों के साथ दूसरे बच्चों के साथ प्रॉपर फड्डे करता हूँ। अच्छा। उनके ही लेवल पे फड्डे करता हूँ। हाँ। कि मतलब ऐसे नहीं आप उनको। हाँ हाँ, उनकी लेवल पे जहाँ पर कभी कभी वो कहते हैं क्या कर रहे हो, मतलब क्यों कर रहे हो। लेकिन मुझे वो शरारत अभी भी है। बस ये थोड़ा बहुत सीख लिया है कि क्या कहाँ कहना चाहिए। तो मगर तोल मोल के बोलने लगे। मैं आपको क्योंकि हर साल इंटरव्यू करी हूँ ना, तो मैं बाकायदा चेंजेस महसूस कर सकती हूँ। लेकिन ये मैं जरूर बोलूंगा कि अगर तोल मोल के भी है ना, हाँ। कहीं से कोई बनावटी ऐसे नहीं कि मैं कुछ कह रहा हूँ कि जो सच नहीं है। मजा है आपकी कंपनी में, मजा आता है जब मैं आपसे आपका इंटरव्यू, जब भी आपका इंटरव्यू ले रही होती हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है आपकी बातें सुनने में। so हैरान होती हूँ, मैं कहती हूँ जरा ज़ेबा जी से क्लासेस लूंगी, मैं अपने बेटे को ऐसे कैसे बनाऊँ। लेकिन शरारत बिल्कुल है। प्रैंक्स करना लोगों को इस तरह से अपने दोस्तों के साथ। हाँ। मेरे अभी दोस्त की बर्थडे थी कुछ दिन पहले। अच्छा। तो रमज़ान का फ़ायदा ये है कि सब लोग, बहुत लोग देर से उठते हैं। हाँ। एक बहुत रिवाज है। हाँ। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप 9-10 बजे सुबह वो तस्वीरें अपलोड कर दें जो दोस्त कहते हैं कभी नहीं लगाना, क्योंकि उन्होंने देखनी 4-5 घंटे बाद। तो जब वो देखेंगे उस वक्त तक दुनिया देख चुकी होगी। तो मैंने उसकी रील बनाई इंस्टाग्राम के लिए, और जिसमें वो सारी तस्वीरें थी जो उसने मुझे खबरदार बोला था कि ये नहीं लगाने की, इसमें मैं यूँ नहीं लग रहा हूँ, वो नहीं लग रहा हूँ वगैरह। वो पूरी सब डाली उसके अंदर, गाना लगाया, वो लगा दी। वो भाई साहब उठे हैं दोपहर को, कोई वैसे संडे था तो उठे कोई देर से, और वो उस वक्त तक तो काम हो चुका था। तो ये अभी भी अंदर से ये बचपना और ये होना चाहिए, ये बहुत मज़े की चीज़ होती है। सो नेक्स्ट सवाल क्या है? ये पिक्चर कितनी प्यारी है लिली और इबू के साथ। रीमा 50 ने पूछा है, ज़ेबा जी तो आपसे ज़्यादा आपके बच्चों की ही सुनती होंगी, ये बताएं ज़ेबा जी आपको बच्चों के क्या आपके बच्चों के क्या क्या नाज उठाती हैं? वो कहते हैं असल से सूद ज़्यादा होता है, और शायद वालिदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों पे सख्ती करते हैं, डिसिप्लिन ये वो, लेकिन जो अपने बच्चों के बच्चे होते हैं, तो ये ज़रूर 100% सच है। हाँ। जिस पॉइंट तक मैं अम्मा के साथ अकेला होता हूँ तो ठीक है मेरे थोड़े लाड हो रहे होते हैं। हाँ। लेकिन जब वो आ जाते हैं ना, हाँ। तो लिटरली यूँ होता है, तुम साइड पे जाओ। मजाक नहीं करो। हाँ। तुम साइड पे। अच्छा। अब इनकी बारी है। हाँ। और फिर वो उनकी वही बारी होती है। हाँ। तो फिर मुझे टाइम लेना पड़ता है। और ये बिल्कुल सच बात है। मिसाल के तौर पे इवन विद माय फादर, कि जब वो उनको कुछ भेजना चाहते हैं तो मुझे कॉल आएगी कि मुझे एड्रेस दो, जल्दी से मैंने कुछ भिजवाना है उनको। उनका कैसा रिलेशनशिप है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब कोई टाइम स्पेंड करने का उन लोगों को इकट्ठे मौका मिला? बिल्कुल बिल्कुल मिला है, यूके में उनको मिला है। दूसरी चीज़, क्योंकि मदीना जो है वो और लिली की उम्र बहुत करीब है, तो वो उनकी फेस टाइम वीडियो कॉलिंग चल रही होती हैं, उनकी बातचीत हो रही होती है, उनकी दोस्ती हो गई है। लिली थोड़ी सी उसके साथ, मेरी फुप्पो मेरी दोस्त है। नहीं तो ये बस ना, कहते मेरे बच्चे कहते हैं कि जी हमारी फुप्पो हमसे छोटी क्यों है। मैं कहता हूँ भाई ये जवाब आप अपने दादा से जाके लें, मेरा नहीं लेना देना इन सवालों से, मेरा टाइम नहीं जाया करो, उनसे जाके पूछो भाई क्यों छोटी हैं वो। ये वाली बात, ये इस बात पे तो मुझसे बात नहीं होगी। एक क्या ब्रेक का टाइम आया है? अच्छा ओके, अच्छा किचन में जाना है। एक आखिरी सवाल किचन में जाने से पहले, एक वीडियो थी कोई, अल्लाह खैर करे, और कोई वीडियोस तो नहीं है ना मेरी जो लगाने वाले हैं? प्लीज़ आज के लिए अगले साल आप कोई निकाल लीजिएगा। और एक कोई मैंने कहीं आपकी रिसर्च करे थे तो इंटरव्यू में कहीं आपने बताया था कि आपने अपने बच्चों को ज़ेबा जी की कोई पुरानी वीडियो कुछ ऐसे दिखाया था कि आप उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी दादी हीरोइन थी। हाँ, ऐसा नहीं, तो? कहानी ये थी कि मुझे लगा कि यही जो दादी जो नाज उठाती हैं बच्चों के,
मुझे लगा कि वो अपनी दादी को सीरियसली नहीं लेते। हाँ, वो घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसा ही है। तो मैं सोचा कि उनको थोड़ा सा सबक दूंगा कि जी आपकी दादी कौन है, माशाल्लाह क्या क्या किया है उन्होंने। तो हम खाने पे बाहर गए मैं। अच्छा। इब्राहिम समझ गया था, वो तेज है उस तरह से। अब लिली बैठी हुई है, लिली के लाड ज़्यादा हैं, बेटी हैं उनको। तो उनको वो खाना भी खा रही है। मैंने यूट्यूब पे अम्मा का हिना का कोई गाना लगा दिया। मैंने कहा पता है, डू यू नो व्हाट योर दादी डज और हैज़ डन? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ना। तो मैंने कहा दादी इज यू नो शी इज एन एक्ट्रेस, शी इज एन एक्ट्रेस, शी इज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर। दादी, माय दादी जो घर पे बैठी हुई है। जी आपकी दादी जो सुबह आपको खाना खिला रही थी, वही वाली। शी इज नॉट एन एक्ट्रेस। अब उनको लग रहा है कि मेरे अब्बा मुझसे कुछ झूठ बोल रहे हैं और वो मुझ पे कन्विंस करना चाह रहे हैं फालतू में, क्यों ये टाइम जाया कर रहे हैं अपना। खैर, तो फिर उन्होंने मैंने वीडियो निकाल के दिखाई। अब अम्मा का गाना है कि कोई वो स्विट्जरलैंड में किसी बाग में भाग रही हैं और उसमें गाना चल रहा है। वो भागती भी जा रही है, फिर वो होता ना कि पुराने गानों में होता था कि वो एक हिल से उतरती हैं और दरख्त से टकरा के फिर एक डांस स्टेप शुरू हो जाता है। तो वो कर रही हैं, तो डैडी देख रही है। दादी इतना तेज नहीं भाग सकती। मैं कह रहा हूँ वो अभी मे बी अभी ना भागे, लेकिन आई एम श्योर अभी भी भाग सकती है, लेकिन दादी कैन नॉट रन सो फास्ट। अच्छा, फिर अम्मा ने उसमें डांस परफॉर्मेंस उनकी। दादी कांट डांस लाइक दिस, यू आर लाइंग। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं कैसे इसको समझाऊं, नाम भी लिखा हुआ है सब कुछ। ये ठीक है, मान लिया। उनका जहन कहीं और गया। अब समझे ये 7 साल की थी उसमें। कहती सो माय दादी इज फेमस। यस। डज दैट मीन आई एम फेमस? ओह। मैंने बोला जानी, मैं भी इससे गुजर चुका हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी। होते रहे फेमस, वो आपको काम करना पड़ेगा। ये एक वाक़या हो, मैं एक और भी बताऊंगा। वो इब्राहिम के साथ हुआ। मेरे जो नाना थे वो लॉयर थे, अटॉर्नी जनरल रह चुके थे। तो कोई लॉ की बात हुई, कोई ट्रैफिक लाइट तोड़ने की बात हुई। अच्छा। अब मैंने कहा कि देखो ये जो कानून है पाकिस्तान का इस वक्त, जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, वो आपके नाना ने लिखा था इन 73। अच्छा, तो मतलब वो लॉयर थे? हाँ लॉयर थे। आपके जो परदादा हुए तरीके से, पर नाना ही कह लेंगे। पर नाना ही कह लेंगे, बिल्कुल सही। नहीं, उनके परदादा हुए। उनके परदादा हुए, बिल्कुल। तो उसने कहा कि अगर मेरे परदादा ने लॉ लिखा है, डज दैट मीन मुझे फॉलो नहीं करना पड़ेगा? नहीं भाई, तुम्हें ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा। तुम पे तो लानत है अगर कल को तुमने कोई रूल तोड़ा। तो ये बड़ा इनका चक्कर होता है ना कि वो अपने पे देख रहे हैं कि मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या फायदा। ठीक है, वो तो होता है कि मुझे क्या फायदा। ओह यार जबरदस्त। अब मैं आपको किचन में ले जा रही हूँ और अब आपको अब आप अपना दिल ना नहीं बिल्कुल, विल पावर अपनी जो है। पिछली बार जो खाया था बड़ा अच्छा था। अच्छा था। आज शेफ दूसरी है, हर साल दूसरी शेफ होती। नौरीन अंसारी हमारी शेफ, और शायद आपकी अम्मी इस तरह जानती होंगी कि जमशेद अंसारी की भांजी है। अच्छा। तो वो ज़ाहिर साथ काम किया होगा ना जमशेद अंसारी साहब। नौरीन अजान है ये जी, आप पहली दफ़ा मिल रही हैं इनसे, लेकिन खाना इन्होंने पकाया है, बहुत मजे का लग रहा है। और अभी तक जितने भी गेस्ट आए हैं वो पार्सल करके घर लेके जाते हैं, तो इनकी हिस्ट्री अच्छी है। सो बताएं ये क्या है? हाँ, अजान को बताएं। ये चिकन फ्रिटर्स है और ये राइस है, ये एग एंड पोटैटो करी है श्रीलंकन। एग एंड पोटैटो मतलब उबले हुए जो अंडे हैं, वो आलू में कवर्ड हैं कुछ। हाँ, आलू में कवर्ड है। श्रीलंकन खाना किस तरह का? श्रीलंका, इट्स विदाउट, दिस इज श्रीलंकन खाना इज ऑलरेडी ऑलवेज विद कोकोनट मिल्क, बट दिस इज विदाउट कोकोनट मिल्क। मैंने कहा था कोई डाइट शाइट का कोई क्लीन खाना बनाओ, कह रही है क्लीन है, चलेगा, बड़े चलेगा, देसी भी है परदेसी भी है। वैसे क्या करते हैं आप, अफ्तारी और सहरी किस तरह की होती है आपकी? अभी की बताएं और पहले की भी बताएं, बिफोर एंड आफ्टर। अभी की कोई नहीं सुनना चाहेगा। हाँ, लेकिन नहीं, फ्रूट बहुत सारा होता है। अच्छा। कोई गोश्त टाइप सिचुएशन होती है, यू नो। लेकिन हाँ, अभी अम्मा ने रिसेंटली एयर फ्रायर जो होता है उसमें समोसे बनाए थे। अच्छा, तो बड़ा मुझे ना अचानक से एक लाइट बल्ब जल गया, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। तो वो हुआ। हाँ। लेकिन पहले तो आप सोचें जरा, पहले क्या दस्तरखान लगता था। दस्तरखान लगता था, और उसका होता ना कि मैं हमेशा, हम लोग कहते हैं ना कि वो इफ्तारी का जो टाइम होता है, उससे जो 5 मिनट पहले होते हैं ना, जहाँ आप खाने को देख रहे होते हैं, तो वो बड़ा जरूरी होता है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि अगर एन मौके भी बुला दिया अब टेबल पे, तो वो मजा ही नहीं आया ना कि आप बैठ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये खाऊंगा फिर वो खाऊंगा, अच्छा क्या होगा।
तो अब वो नहीं उतना होता, मगर पहले तो बड़ा होता था। पहले बहुत क्या कि 10-15 मिनट बैठ गए, फिर आप बोल रहे हैं कि अजान हुई अभी तक कि नहीं? नहीं हुई। फिर खामसा नाटा, अजान हुई कि नहीं? मुझे आवाज आ रही है, आपको आ रही है? इस तरह की चीजें। ज़ेबा जी क्या खाती हैं? वो क्या अफ्तारी और सहरी आप लोग इकट्ठे करते हैं या सहरी कर पाते हैं इकट्ठे या कमरे में? नहीं एक साथ करते हैं। आई थिंक वो मज़ा वही है, मज़ा वही है, तो साथ करते हैं। और डिपेंड्स, तो आजकल ज़रा अम्मा भी हेल्थ कॉन्शियस हुई हैं, मुझे होना पड़ रहा है। तो लेकिन इसी मतलब बाय हेल्थ कॉन्शियस आई मीन फ्रूट है, खजूर ऑब्वियसली है, मेरे लिए प्रोटीन शेक, उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो लोग जिम कब करते हैं? इफ्तारी के बाद। इफ्तारी के बाद। और अभी शूटिंग्स चल रही हैं तो फिर वहाँ से कैसे वहाँ पे इफ्तारी होती होगी? बिल्कुल, शूट से वापस आने के बाद रात को। अच्छा, कोई ऐसा आपको कोई खाना याद है जो अम्मा ने आपके लिए कुक किया? वो कैसी कुक है, वो कैसा पकाती है? बहुत अच्छा बनाती हैं अम्मा। हमारे क्योंकि हमारा एक पठान घर है तो एक नमकीन चॉप्स बनाती हैं। बहुत खूबसूरत होती है, बहुत अच्छी होती है। तो वर्सेस नहीं बनाया, आपने याद दिलाया, मैं उनसे कहूँगा मैं कि वो बनाए कि अब हाँ वो तो आप रूखे भी खा सकते हैं। बिल्कुल, प्रोटीन और ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी मतलब लाइक कोई फिल्म या कोई ऐसी चीज़ें, ज़ाहिर है अभी आपने फिल्म तो नहीं की ना, एक्टिंग, म्यूजिक वीडियोस में तो हीरो वाली लुक फुल आ रही होती है वो। सच बताया, अंदर से शौक भी है या? हाँ, हमेशा से रहा है। हमेशा। अच्छा, ये मैं आपको फनी बात बताऊं कि चाहे जितना वेट ना हुआ हो, वो अंदर का जो एक शोधा था ना, वो हमेशा था। ऐसे नहीं कि वो कल्टीवेट करना पड़ा। मसला ये था कि आप खुद को देखते हो और आप बोलते यार ये कॉन्फिडेंस तो है लेकिन बाकी चीज़ें सेट कर लो। तो वो हमेशा था। मतलब कोई भी कहता है ना कि मतलब ये छिछोरी में ना, छिछोरपन की फिक्र ना करो आप, बताओ करना किधर है छिछोरपन, ठीक है? तो उसमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अब ज़्यादा मेहनत है कि क्राफ्ट भी इंशाल्लाह कोशिश है कि सही हो। आपको लग रहा है कि जैसे आपने अपना पहला ड्रामा किया, उसमें जो एक्टिंग की, जो अब आप अपना दूसरा कर रहे हैं, उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा आई है? आपको लग रहा है? ये तो सबसे पहले मेरे डायरेक्टर कह सकेंगे। और कल को जब लोग देखेंगे, इंसान अपना भी बड़ा क्रिटिक होता मुझे है। मज़ा बहुत आ रहा है। अच्छा, इतना कह सकते हैं। आप जब किसी चीज़ में मे बी नए होते ना तो घबराहट बहुत होती है। इवन तो अभी भी बहुत सीख रहा हूँ, मगर मज़ा बहुत आ रहा है। तो आई थिंक अगर मज़ा आ रहा है यानी कुछ सही हो रहा होगा। आपको हीरोइनें सारी अच्छी मिली जा रही है मज़े से, है सारी भी टॉप हीरोइनों के साथ, ह्यूमना के साथ काम कर लिया, सज्जल के साथ कर लिया, अब किंजा हाशमी के साथ, और किस किस के साथ करना है? चलें बताएं, ख्वाहिश क्या क्या है? अच्छा, मैं हमेशा सबसे पहली बात तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इन सब ने मेरे साथ काम करने का वो ओपन टू वर्किंग विद मी, तो उनका बड़ापन है। मेरी अब जो है ना, लोग डे ड्रीम करते हैं कि जी मैं फलानी हीरोइन के साथ आना चाहता हूँ, फलानी, मेरा उल्टा हो चुका है। मैं अब सोचता हूँ राइटर्स के बारे में कि मैं किस राइटर का स्क्रिप्ट करना है मुझे या किस डायरेक्टर का करना है मुझे। अच्छा चलिए, ड्रीम राइटर बताएं ना। बहुत सारे, आई थिंक 2-3 हैं। आई थिंक ज़फ़र मिराज साहब हैं, खलील साहब हैं, मुस्तफ़ा अफरीदी भाई हैं जो मेरे लिए, हमारा सुपरस्टार से एक ताल्लुक़ है तो मेरे लिए बड़े भाई की तरह है। तो आई थिंक जंजबील आपा हैं, फ़रत आपा हैं। तो हमारे यहाँ आई थिंक माशाल्लाह इतने कमाल के राइटर्स हैं। मोहसिन अली हैं। अरे तो आप यासिर का ड्रामा का पूछ रहे थे ना, वो जंजबील ने लिखा, अब याद आया। मैं कह रही हूँ किसने लिखा है? अभी रिसेंटली नबील भाई फिजा जी के साथ मैंने म्यूजिक वीडियोस किए थे, तो उनका स्क्रिप्ट करने का बड़ा एक वो है। तो म्यूजिक वीडियो तो कर लिए, लेकिन फिर इंशाल्लाह फिल्म में भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिएगा। ये म्यूजिक भी होगी और हीरो भी होंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं आपके साथ। वैसे ही ज़ेबा जी से एक तो मोहब्बत अलग है उनकी वजह से भी, लेकिन आपके बच्चों से मुझे बहुत प्यार है। सो उनकी वजह से एक अलग रिलेशनशिप डेवलप हुआ आपसे। अल्लाह में आपको बहुत कामयाब करे, मेरी दिल से दुआ है। और इसी तरह आगे बढ़ते जाएं, अपने अम्मा अब्बा का नाम रोशन करते जाएं। थैंक यू सो मच जी। तो ये था अजान के साथ इंटरव्यू। अगर आपने ज़रा सा भी एक भी सेकंड कुछ मिस किया है तो सुबह मॉर्निंग शो के टाइम आप इसे रिपीट में देख सकते हैं, तो रिग्रेट नहीं करें कि हाय मिस हो गया। अभी थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे भी आ जाएगा, आप देखिएगा यूट्यूब पे जाके आप कैसे लग रहे थे। तो जी सारे कमेंट्स मैं पढ़ूंगा। हाँ देख के पढ़ेंगे। आज इनका मूड है, ये 6 महीने मूड में चल रहे हैं। सहरी टाइम तक कितने बजे ऑनर जाएगा ये कितने 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे बाद और चला आज मैं सहरी तक कमेंट सबके पढ़ूंगा। किसी ने कुछ उल्टा लिखा तो मैं जवाब दूंगा, बिल्कुल लिखिएगा लेकिन जवाब भी आएगा, ठीक है?
डन है जी। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल जी। सैटरडे को हम कर रहे हैं शान सहूर। हर सैटरडे को सैटरडे भी मिलेंगे और कल का शो भी देखना नहीं भूलिएगा। मेरी तरफ से खुदाफिज, इंशाल्लाह कल मिलेंगे शान सहूर।